Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS, and from today we are starting 30-day crash course for the post Basic Computer Instructor. जैसा कि हम सब जानते हैं ये पोस्ट हमारी राजस्थान में निकली हुई है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, 10,000 के अराउंड पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या स्टार्ट करें, कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट करें जिसमें हम पूरा सिलेबस क्या करेंगे, कवर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जितना भी आपका कंप्यूटर्स का सिलेबस है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए वो सारा हम कवर करेंगे अपने इस क्रैश कोर्स में। ठीक है, सो आई वेलकम यू ऑल टू द डे 1 of our crash course which is related to basic computer instructor. तो चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपके पास दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, दोनों में ही आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और पेपर 1 में किससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जर्नल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी राजस्थान से रिलेटेड। एंड देन आपके पास रहेगा जर्नल एबिलिटी का सेक्शन, उसमें रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये दोनों रहेंगे आपके क्लास 10th लेवल के। तो देखिए यहाँ से आपको टोटल इस पूरे कंटेंट में से आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे 100 मार्क्स के, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। देन आपके पास आता है पेपर 2। पेपर 2 में देखिए आपके पास रहेगा पेडागॉगी, मेंटल एबिलिटी, और फिर आपके पास रहेगा कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे प्रोफेशनल सब्जेक्ट में, और यहाँ से भी आपको क्या मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100 मार्क्स के होंगे। टोटल टाइम यहाँ भी आपको मिलेगा 2 आवर्स का। तो अगर इन टोटल देखें हम तो हमारे पास क्या रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 4 आवर्स का टोटल टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो रैंडमली आप जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आंसर मत कीजिए, उन्हें अटेम्प्ट मत करें। ठीक है, क्योंकि हर नेगेटिव क्वेश्चन के लिए, हर गलत आंसर के लिए आपको कितना मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, 1/3 मार्क, 1/3 मार्क आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलेगा तो कुछ नहीं लेकिन डिडक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 90% श्योर हैं किसी क्वेश्चन के लिए, अगर 100% श्योर है तब तो वो क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन अगर आप अराउंड 90% श्योर हैं तभी किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट मत करें। ठीक है, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप अनआंसर्ड छोड़ दें। ठीक है, तो ये तो रहा पेपर पैटर्न हमारा। अब हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस पेपर 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्रैश कोर्स में। तो पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा आपका, पेडागॉगी, देन मेंटल एबिलिटी, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, देन वी हैव डेटा प्रोसेसिंग, आफ्टर दैट वी हैव प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, then data structures, after that we have algorithm, then we have computer organization, after that we have operating system, computer network, network security, DBMS, system analysis and design, and then internet of things and its applications. ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका पेपर 2 का, जिसे हम कवर करेंगे अराउंड 25 to 30 डेज में। ठीक है, ये कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन टोटल अगर हम देखें तो हमारे अराउंड 11 to 12 सब्जेक्ट्स बनते हैं कंप्यूटर साइंस के, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज में एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वो कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ से हम अपना कंप्लीट बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट अपना क्या करेंगे, बेसिक्स कवर करेंगे। देखिए इन्होंने जो दिए हुए हैं 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं इसमें, अगर इसका सिलेबस देखें तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, देन पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर के बारे में। उसके बाद दिए हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वेज लाइक डिजिटल वर्सेस एनालॉग, और साथ में कंप्यूटर नंबर सिस्टम में डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो डेटा को हम अगर देखें तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अगर वैसे देखें तो डिजिटली भी करते हैं, और एनालॉग की फॉर्म में भी हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है। देन हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग,
एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें आपके पास ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सिलेबस को समझेंगे। ठीक है, सिलेबस को समझने के बाद जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उस सब्जेक्ट के लिए देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मेंशन्ड है इन्हें तो अच्छे से करना ही करना है। ठीक है, और ये नहीं है कि फंडामेंटल्स में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दी है तो हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे। ठीक है, और भी जो भी मेन चीज़ें हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें भी आप कवर करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ इतना जितना यहाँ मेंशन्ड है इतना किया और सफिशिएंट है, नहीं। ठीक है, ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, साथ में थोड़ा सा और भी चीज़ों का ओवरव्यू लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम देखें तो 4 चीज़ों में हम डिवाइड कर पा रहे हैं। ओवरव्यू है वो कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस और स्कैनर को देखना है। देन रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हमें डिजिटल वर्सेस एनालॉग और नंबर सिस्टम को स्टडी करना है। देन इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। देन हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक से, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और जिसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस देखेंगे और स्कैनर्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और जो भी इनकी डिटेल्ड स्टडी रहेगी। चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो देखिए कंप्यूटर कहाँ से आया, कौन से वर्ड से आया। कंप्यूटर आया कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारी टर्म है, जो वर्ड है, वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, वो हुआ है कंप्यूट वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, कंप्यूट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, सो कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। सो कंप्यूटर क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एट हाई स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस बहुत अच्छी स्पीड में। ठीक है, देन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमें लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग भी। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि क्यों इस चीज़ को भी ऐड किया गया, क्योंकि कंप्यूटर को हम क्या बोल रहे हैं, डेटा प्रोसेसर बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी डेटा हम एंटर करते हैं उसके ऊपर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। इसी वजह से कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, डेटा प्रोसेसर बोला जाता है, बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा वेन एवर डिजायर्ड। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है डेटा को, प्रोसेस कर सकता है और साथ के साथ रिट्रीव कर सकता है जब भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम द यूजर, processes the data by performing calculations and operations on it and generates the desired output results, और generate कर देता है desired output results. Next we have data processing. तो देखिए ये टर्म हमारी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये टर्म क्या है, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को यूज करके किसी भी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेटा है, तो कंप्यूटर ने क्या किया, वो डेटा कैप्चर किया, देन मैन्युपुलेट किया। ठीक है, कुछ भी चेंजेस किए अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी ऑपरेशंस हमने बोले करने के लिए उसके अकॉर्डिंग मैन्युपुलेट किया डेटा को, एंड देन रिजल्ट्स क्रिएट किए थे। और वो रिजल्ट्स जब होते हैं, मिलते हैं हमें, तो वो क्या बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन बन जाता है। रैंडमली कुछ भी डेटा हमने लिखा, लाइक 43, 24, 35, ये क्या है, कुछ नंबर्स हैं, हमें नहीं पता क्या नंबर्स हैं। ठीक है, ये डेटा है वैसे ही। ठीक है, लेकिन अगर हम लिखते हैं मार्क्स, ठीक है, इस बच्चे के इतने 35 मार्क्स आए, एक बच्चे के 24 मार्क्स आए हैं और एक बच्चे के 43 मार्क्स आए हैं, तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, जब उसे हम सही ढंग से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ और चेंजेस भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है कुछ भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यहाँ तो सिंपली हमने उसे अरेंज किया है सही ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा होता है, ये क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, और इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड डेटा है, कौन किसके प्रोसेस में, डेटा प्रोसेसिंग के प्रोसेस में। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी है उसमें हमारा डेटा क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसे हम इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग को कुछ इनपुट दिया जा रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है, और कुछ आउटपुट क्या है, जनरेट होकर यूज़र को वापस मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये क्या है, रॉ मटेरियल है, कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, देन क्या मिल जाता है, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो क्या मिल जाता है, वापस इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
ठीक है। तो डेटा इज कैप्चर्ड एंड देन मैनिपुलेटेड टू जनरेट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स क्या किस फॉर्म में हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंप्यूटर्स की। एक्यूरेसी, स्पीड, रिसोर्स शेयरिंग, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें जानने को मिल जाती हैं, अदरवाइज हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आता है हमें। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें कई बार क्या होती हैं, फिर भी एक क्लैरिटी की ज़रूरत होती है, रिकॉल कर लें। ठीक है। अगर आपको आता भी है तो इसको जस्ट एक रिवीजन की तरह ले लीजिए। ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, तो जब भी हम कोई भी काम देते हैं कंप्यूटर को तो वो ऑटोमेटिकली उसे करता रहता है, उसे ह्यूमन इंटरवेंशंस की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई काम दिया जाता है, हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं या घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, किसी से भी डिस्कस करने लगते हैं, हाँ ये काम है कैसे करना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर कभी भी किसी से नहीं पूछता है, एक प्रोग्राम उसमें फिक्स है तो दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद वो अपने आप करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देन स्पीड, तो देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड पे बहुत फास्टली काम करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और उसकी स्पीड जो होती है, देखिए हम किसी भी काम को सेकंड्स लेंगे, कोई भी कैलकुलेशन करनी है हम कुछ मिनट्स तक ले लेते हैं। ठीक है। और वो आप देख पा रहे हैं कि कितने टाइम में कर सकता है कंप्यूटर, इवन माइक्रो सेकेंड्स में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। और नैनो सेकेंड्स में, पीको सेकेंड्स में, तो देखिए माइक्रो सेकेंड इज 10⁻⁻⁶। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि माइक्रो सेकेंड क्या होता है, तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। ठीक है। तो माइक्रो सेकेंड इज 10⁻⁻⁶, नैनो सेकेंड इज 10⁻⁻⁹, एंड पीको सेकेंड इज 10⁻⁻12। ठीक है। तो इतने कम टाइम में भी सिस्टम क्या करता है, कैलकुलेशंस कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत फास्ट है कंप्यूटर सिस्टम। देन एक्यूरेटली करता है, जो भी कंप्यूटर को काम दिया जाता है, हम कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर देते हैं, कभी भी ज़रूरी नहीं है हमारे मैथ्स में पूरे ही मार्क्स आएंगे। ठीक है। हम एक्यूरेटली कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है। अगर सभी के ह्यूमन बीइंग भी एक्यूरेटली करने लग जाएं तो एग्जामिनेशन ही ना हो शायद। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, एक्यूरेटली सभी वर्क को, सारे जितना भी टास्क दिया जाता है उसे एक्यूरेटली करता है। अभी कुछ भी अगर एरर्स आती हैं तो वो किस वजह से होती हैं, इनपुट अगर गलत दिया जाता है तभी आउटपुट गलत आता है। ठीक है। या अनरिलायबल प्रोग्राम्स होंगे, या इनपुट जो डेटा है वो गलत होगा। ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। इससे क्या बोला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि अगर हम गलत दे रहे हैं तभी गलत आ रहा है। ठीक है। गार्बेज इन जब होगा तभी गार्बेज आउट होगा। तो GIGO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। डिलीजेंस, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंप्यूटर्स की, डिलीजेंस है। ठीक है। तो ये फ्री है मोनोटनी से, टायर्डनेस से, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। हम कुछ काम करेंगे, थोड़ी देर अगर हम कॉन्टिन्यूसली वर्क करते हैं तो हम क्या होते हैं, थक जाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन की कमी लगती है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के साथ नहीं ऐसा होता है, तो ये इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डिलीजेंस बोलते हैं। ठीक है। तो कई बार ये वाली टर्म, ये स्टेटमेंट दे दी और पूछ लेते हैं कि हाँ इस फीचर को क्या बोलेंगे कंप्यूटर की। ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है एग्जाम, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये वाला फीचर दिया और पूछ लिया कि इस वाले फीचर को आप क्या कहेंगे। ठीक है। तो वो क्या होगा, डिलीजेंस होगा, जब ये चीज़ें हम अगर कहते हैं कि कंप्यूटर डिलीजेंट है, अगर वो फ्री है मोनोटनी से, टायर्डनेस से, एंड लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। नेक्स्ट फीचर इज वर्सटैलिटी। तो देखिए कंप्यूटर कैपेबल होता है परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस टू फाइनाइट सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। तो जो भी हमारे सीरीज है, जो भी काम हम उसे दे रहे हैं, अगर उसे हम लॉजिकल स्टेप्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं तो वो कंप्यूटर उस तरह के हर काम को कर सकता है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग अगर मास्टर है तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर होगा और उसी तरह का काम कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम हर तरह का, चाहे आप उसे मैथ्स का काम करा लो, चाहे इंग्लिश में लिखवा लो, चाहे हिंदी में करा लो। ठीक है। किसी भी तरह का काम आप उसको दे सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये फीचर क्या होता है, वर्सटैलिटी। नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ रिमेंबरिंग। हम लोग कुछ टाइम के बाद क्या होता है, भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ने अगर एक बार स्टोर कर लिया है, ठीक है, कंप्यूटर में अगर हमने मेमोरी में स्टोर कर लिया है, वो कभी भी हम उसे रिकॉल करवा सकते हैं, कभी भी उसमें उस जो डेटा है उसे एक्सेस कर सकते हैं, और कंप्यूटर कभी भी उसे भूलता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाती है।
नेक्स्ट वी हैव नो IQ। अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी IQ नहीं है, अपना कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है उसको, वो सिर्फ जो भी ह्यूमन बीइंग ने डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ठीक है, दिस इज़ अनदर फीचर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही हमने प्रोग्राम किया हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, वो अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, अभी आजकल थोड़ा सा AI की हेल्प से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो भी सब क्या है, प्रोग्रामिंग ही है, अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है। नो फीलिंग्स, सो कंप्यूटर्स आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जजमेंटल हो जाएंगे वो और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर क्या रहते हैं कि उसको इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग हुई हुई है अकॉर्डिंगली ही क्या करेगा, वो वर्क करेगा। ये थे हमारे फीचर्स कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, स्पीड फास्ट है, देन एक्यूरेट है रिजल्ट्स उसके, डिलीजेंट है, वर्सटाइल है, देन पावर ऑफ रिमेंबरिंग अच्छी है, IQ नहीं है अपना, और ना ही फीलिंग्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के पास। देन हमारे पास आता है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम जिस तरह से हम आज देख रहे हैं ये नहीं है कि इसी तरह से शुरुआत से चले आ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हुई हैं। शुरू में देखिए अबैकस ये हमारे पास सिस्टम था, देन नेपियर बोन्स है, देन पास्कलिन आया, देन लिबनीज व्हील आया, देन जैकर्ड लूम, देन एनालिटिकल इंजन, उसके बाद सेंसस मशीन, एंड आफ्टर दैट मार्क 1। और यहाँ से जो हमारे सिस्टम्स हैं थोड़ा सा इस जिस तरह से हम देख पा रहे हैं उस वे में आने शुरू होंगे। ठीक है, उससे पहले तो अलग ही चीज़ें थी, मैकेनिकल भी नहीं थे सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है शुरुआत से ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे सिस्टम्स। ठीक है, ये सिर्फ एक बोर्ड और साथ में कुछ यहाँ पे हमारे पास क्या रॉड्स हैं और दी हुई होती हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टिल आज भी यूज़ करते हैं अबैकस। तो ठीक है, उस तरह से था ये सिस्टम। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज होता गया, एडवांस होता गया, और अब आज के टाइम में हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में जो हमारे पास आया सबसे पहले वो कौन सा डिवाइस था, अबैकस डिवाइस था। इसमें हमारे पास बीट्स थी और रोड्स थी, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या किया जाता था, कुछ कैलकुलेशंस की जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सा आया, नेपियर बोन्स आया और स्लाइड रूल आया। ठीक है, देन कौन सा आया, नेपियर बोन्स एंड स्लाइड रूल। देन हमारे पास आया 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ने ब्लेज पास्कल ने क्या इन्वेंट किया था, फर्स्ट फंक्शनल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था और इसका नाम क्या था, पास्कलिन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता था, पास्कलिन बोला जाता था। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, ऐड करने के लिए नंबर्स। ठीक है, जो कितने बड़े होंगे, जो 8 फिगर्स लॉन्ग होंगे। ठीक है, 8 डिजिट्स हो सकते थे एक नंबर में। ठीक है, तो ये ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता था नंबर्स को। ठीक है, क्या मशीन का नाम था, पास्कलिन, 1642 में आई थी। देन 1694 में जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलेम ने इन्वेंट किया था लीबनिज। ठीक है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, देखिए लीबनिज व्हील आया था। ठीक है, ये पास्कलिन था, ये लीबनिज व्हील आया था देन। ठीक है, और इसके थ्रू हम परफॉर्म कर पाए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ के साथ स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाए थे। ठीक है, तो इस मशीन को क्या बोला जाता था, स्टेपर्ड रेकनर भी बोला जाता था। ठीक है, इसे स्टेपर्ड रेकनर भी बोला जाता था, लीबनिज व्हील भी बोला जाता था। देन देखिए रियल बिगिनिंग जो कंप्यूटर्स आज की डेट में हम देख पा रहे हैं वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, तब भी ये नहीं है कि एग्जैक्ट उसी तरह से स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक स्टार्टिंग हुई। कब, जब 1822 में चार्ल्स बैबेज ने, ठीक है 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिज़ाइन किया डिफरेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने क्या डिज़ाइन किया था, डिफरेंस इंजन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा एक्चुअल जो हम कंप्यूटर्स आज यूज़ कर पा रहे हैं उनकी स्टार्टिंग हुई थी, एक नींव रखी गई थी जिसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए तब इसी वजह से चार्ल्स बैबेज को क्या बोला जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है। इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को आज देख पा रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए, इन्हीं की इन्वेंशन से स्टार्ट हुए थे, जिसका नाम शुरुआत में क्या था, डिफरेंस इंजन था। ठीक है, इसी तरह से और भी चीज़ें आई बीच में। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें आई, ये तो हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो मेन रही। ठीक है, इन बिटवीन और भी इन्वेंशंस हुई होंगी। देन इसके बाद 1889 में देखिए कौन सा आया, हरमन हॉलरिथ ने क्या किया, हु वर्क फॉर यूएस सेंसस ब्यूरो, जो वर्क करते थे यूएस सेंसर ब्यूरो ने, उन्होंने अप्लाई किया जैकर्ड लूम। ठीक है, जो जैकर्ड लूम का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे 1804 में देखिए जैकर्ड लूम एक डिवाइस आया था।
अब इन्होंने जैकब लूम का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई किया और क्या करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए ही बेसिकली, और क्या डिज़ाइन किया, एक डिवाइस डिज़ाइन किया जिसको नाम क्या दिया गया, हॉलरिच टैब्यूलेटर। ठीक है, क्या नाम दिया गया, हॉलरिच टैब्यूलेटर, उसे एक नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अबैकस आया, देन नेपियर बॉन्स, पैस्केलिन, लीबनीज, आफ्टर दैट डिफरेंस इंजन, उसके बाद आया हॉलरिच टैब्यूलेटर। देन देखिए 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया। ठीक है, किस किसने किया था, हार्वर्ड, एकन और IBM ने मिलकर किया था ये, और स्पेशली इसे मिलिट्री पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, देन 1946 में आया, जॉन एक्कर्ट और जॉन मॉकली ने किया था ये। ठीक है, जो कहाँ के थे, मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया डेवलप्ड इनायक। ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया, 1946 में इनायक डेवलप किया। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें। ठीक है, इनायक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके बाद एक्कर्ट और मॉकली ने डेवलप किया एडवैक। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, पहले आपके पास आया इनायक, देन आपके पास आया एडवैक। ठीक है, तब उसके बाद कौन सा आया, एडवैक। ठीक है, तो इनायक क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। देन एडवैक की फुल फॉर्म याद रखेंगे, वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देन देखिए 1980s में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दैट इज VLSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या रहेगी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये डिज़ाइन किए गए जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स प्लेस किए गए एक ही सिंगल चिप के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से क्या था, श्रिंक होते जा रहा था हमारा जो सिस्टम का साइज था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिस्टम का साइज किस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे तो छोटा लग रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आए, हमारे पास थोड़ा मैकेनिकल फॉर्म में आया, तो देखिए बड़ा साइज कितना बिग है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जब ट्रांजिस्टर्स आए और उन्हें सिंगल चिप पे प्लेस किया जाने लगा, उस टाइम पे क्या हुआ, जो साइज था वो क्या होता गया, रिड्यूस होता गया, श्रिंक हो गया। देन 1990s में पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए। ठीक है, उससे पहले पर्सनल कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, होम्स में, ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थे। ठीक है, तो अभी इसकी वजह से, ये इंटीग्रेटेड चिप्स की वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई, और चीप हो गए थोड़े से सिस्टम्स, पहले से चीप होते रहे, साइज़ भी रिड्यूस होता रहा, और इनकी रीच जो थी कंप्यूटर सिस्टम्स की, वो होम्स, ऑफिसेज और स्कूल्स तक पहुंच गई। और ये आज के टाइम में तो ऐसा है कि जगह जगह है। ठीक है, एवरीवन इज यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए टोटल हमारे पास 5 जनरेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें आपने ये एक तो ये याद रखना है कौन सा हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर फीचर क्या था सब में, और कौन सी लैंग्वेज या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था, या आप थोड़ा सा एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कौन सी जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो मेन तो वैसे यहाँ से पूछा जाता है, हार्डवेयर से रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे और साथ में पंच कार्ड यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे। देन थर्ड जनरेशन में आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे। आफ्टर दैट फोर्थ जनरेशन में आईसीज विद VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ हुए। एंड देन फिफ्थ जनरेशन में आईसीज विद ULSI, अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड दिस इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास थी टेक्नोलॉजी थी, बेसिकली हार्डवेयर में किस तरह से इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो हमारी सबसे पहली जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था, और देखिए उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था, और देखिए कॉस्टली था, साइज ह्यूज था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था। लेकिन यही चीज़ें क्या होती रही, जैसे जैसे न्यू जनरेशन्स आती रही, इम्प्रूव होती रही। ठीक है, तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा सेकंड वाले में। एंड देन कॉस्टली था, स्टिल कॉस्टली था, ये वाला वेरी कॉस्टली था, ये कॉस्टली हो गया। अभी ये वाला क्या है, देखिए चीपर हो गया। यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लगा। देन आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा। उससे पहले डॉस यूज होता था। ठीक है, पहले क्या होता था, सिर्फ डॉस ही यूज होता था, विंडोज नहीं था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे सब चीज़ें क्या थी, कैरेक्टर बेस्ड थी, हमें ग्राफिकली कुछ भी नहीं दिखता था। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आए, देन ईजी टू यूज़ हो गया, अपडेट करना भी ईजी हो गया, ठीक है। और 5th जनरेशन में अगर हम देखें तो पावरफुल, चीपर, रिलायबल, ईजी टू यूज़, पोर्टेबल, ये सभी फीचर्स हमें मिल गए, ठीक है। तो धीरे 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 जनरेशन्स के साथ साथ क्या होते रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते रहे टेक्नोलॉजी में, और अकॉर्डिंगली आज की डेट में अगर देखें तो जो हमारे पास है वो कौन से आ जाते हैं, 5th जनरेशन वाले सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। और आज तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है। इंडिया के अपने सुपर कंप्यूटर्स हैं बल्कि, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट जो अलग अलग जनरेशन्स में थे हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये स्लो हैं, चीप हैं, सिंपल हैं और स्मॉल हैं, ठीक है। तो जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं या जो हमारे घर में डेस्कटॉप या लैपटॉप्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर हम बढ़ते जाएं इसी कैटेगरी में तो देखिए अगर सुपर कंप्यूटर तक हम पहुंचते हैं तो ये फास्ट हो जाते हैं, एक्सपेंसिव हैं, साथ के साथ कॉम्प्लेक्स हैं और लार्ज हैं, ठीक है। तो अगर माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर को देखें हम तो ये थोड़ा सा क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर से क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, और इसी तरह मेन फ्रेम और फास्ट हो जाते हैं मिनी कंप्यूटर से, और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हम घरों में नहीं रखते हैं इन सब चीज़ों को, घरों में तो हम क्या होम्स और स्मॉल ऑफिसेज में तो हम किन्हें रख रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, और इनमें कौन कौन से आते हैं, PCs, लैपटॉप्स, नेटबुक, टैबलेट, PDA एंड स्मार्टफोन्स, ये सब क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। ये क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स रहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या हैं, आपके मल्टी यूज़र सिस्टम्स हैं ये, ठीक है। और इनकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और ये 4 से 200 तक यूज़र्स को इकट्ठा, ठीक है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही यूज़र रहेगा, यहाँ पे सिंगल ही अगर यूज़र वर्क कर रहा है एक बार में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन एक ही यूज़र यूज़ कर पाता है, लेकिन जो ये मिनी कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे 4 से 200 लोग तक इकट्ठा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अपने टर्मिनल से एक्सेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, सपोज डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स क्या करेंगे, मिनी सिस्टम कंप्यूटर को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए ये जनरली रियल टाइम एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में यूज़ होता है। PDP-11, IBM 800 सीरीज़ इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देन हमारे पास आता है मेन फ्रेम। तो ये देखिए ये मेन फ्रेम का एग्जाम्पल है, तो ये मल्टी यूज़र है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, एज वेल एज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, ठीक है। मल्टी यूज़र है, ये वाला भी आपका क्या था, मल्टी यूज़र था, अभी ये क्या मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, साथ के साथ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। इसकी स्पीड क्या वेरी हाई हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या जर्नली कहाँ इसके साथ कहाँ यूज़ करें हम इसे, सेंट्रलाइज डेटाबेसेस में, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और पावरफुल सिस्टम्स होते हैं, जर्नली इन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस में। तो अगर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, आपका मेन फ्रेम यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो ये वाला कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर है, इसको भी एक्सेस करेंगे हम किसी के थ्रू। तो एक्सेस जब हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वाया टर्मिनल करते हैं, ठीक है। तो जो टर्मिनल है इस केस में वो डम्ब टर्मिनल भी हो सकता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल भी हो सकता है। तो देखिए डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होता है, डम्ब टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो अपने ही सिस्टम पे मतलब कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता है, विच कैनॉट स्टोर डेटा और डू प्रोसेसिंग ऑफ इट्स ओन, ठीक है। डम्ब टर्मिनल वो टर्मिनल होता है जो ना तो स्टोर कर सकता है और ना ही अपने आप से कोई प्रोसेसिंग कर सकता है, सिर्फ वो तो यहाँ से डेटा ले रहा है, ठीक है, इससे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो ले रहा है, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है, दैट इज डम्ब टर्मिनल, ठीक है। उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं, डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। और इंटेलिजेंट टर्मिनल वो होता है जिसके पास इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस भी है और साथ के साथ वो प्रोसेसिंग भी कर सकता है, ठीक है, साथ के साथ वो प्रोसेसिंग भी कर सकता है, स्टिल ये भी स्टोर नहीं कर सकता डेटा अपना, ठीक है, अपना डेटा ये भी स्टोर नहीं कर सकता है। सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर ही स्टोर होगा, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर ही स्टोर होगा डेटा, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बैंक्स हो गई, कंपनीज हो गई, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना होता है सेम ही डेटा को, वेयर मेनी पीपल रिक्वायर फ्रिक्वेंट एक्सेस टू द सेम डेटा,
वहाँ पे हमारे यूज़ होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, ये चीज़ें हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बट स्टिल इस लेवल पर आकर भी आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या इनमें हमें एग्जैक्ट डिफरेंस या एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं पता होती इनकी। ठीक है, वही आपने यहाँ पे क्लियर करनी है कि एक्चुअल में ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इनकी यूटिलिटी क्या है। और मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो में अगर हम देखें साइज़ में क्या डिफरेंस है, कौन सा चीप है, कौन सा स्मॉल है। ठीक है, यहाँ से ये सब चीज़ों का हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स रहते हैं CDC 6600 एंड IBM ES000 सीरीज़ जो है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। देन हमारे पास आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन्स हैं। ठीक है, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, क्या यूनिट रहता है, इसका यूनिट रहता है फ्लॉप्स। ठीक है, क्या यूनिट होता है, फ्लॉप्स। ठीक है, यूनिट क्या रहेगा, फ्लॉप्स रहेगा। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है, फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो देखिए, जो फास्टर सुपर कंप्यूटर्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। ठीक है, कितनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रिलियंस कैलकुलेशन वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिलियंस कितना होता है, ये हमारे पास हो गया दिस मिलियन एंड देन बिलियन एंड देन ट्रिलियन। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 1 ट्रिलियन है। ठीक है, दिस इज 1 ट्रिलियन। इतनी कैलकुलेशंस सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में कर सकता है। ठीक है, तो ये इतना फास्ट होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये जर्नली वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, मॉलिक्यूलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, यहाँ सब जगह पे यूज़ किए जाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक IBM रोड रनर, IBM ब्लू जीन, इंटेल स्काई रेड, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे सुपर कंप्यूटर के। ठीक है, तो परम एक सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स है जिसे असेंबल किया गया इंडिया में बाय CDAC इन पुणे। ठीक है, इंडिया का भी अपने क्या हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो देख लेते हैं एक बार लिस्ट उनकी भी, जो सुपर कंप्यूटर्स इंडिया ओन करता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्रेश टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोब, जो एक लिस्ट आई हुई है बाय टॉप 500 .org की तरफ से, टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें इंडिया के 3 सुपर कंप्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, और उनके नाम क्या है, परम सिद्धि AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन प्रत्युष एंड मिहिर। ठीक है, ये 3 सुपर कंप्यूटर्स किसके हैं, इंडिया के हैं, जो 500 टॉप 500 में आते हैं। और अगर 100 टॉप 100 की लिस्ट में देखें तो हमारा एक सुपर कंप्यूटर आता है, दैट इज परम सिद्धि AI। ठीक है, जो ये वाला सुपर कंप्यूटर है ये हमारा टॉप 100 में आता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड देन रेस्ट जो 2 हैं लाइक प्रत्युष और मिहिर, ये हमारे किस में आते हैं, टॉप 200 की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं लाइक परम 800, परम 8600, 900, 10,000, परम पद्म, परम की डिफरेंट सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे परम युवा 2, ईशान, ब्रह्मा, सिद्धि AI, शिवाय एंड देन संगणक। ठीक है, ये सारे परम के हमारे क्या हैं, आगे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, इसमें से कुछ यहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सारे सुपर कंप्यूटर्स नहीं है। ठीक है, एज ऑफ जून 2021 द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन इन द सीरीज इज परम सिद्धि AI। ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट अगर हम देखें तो वो कौन सी है, क्या है, सुपर कंप्यूटर है, वो कौन सी है, परम सिद्धि AI है, जो 89th नंबर पे है वर्ल्ड में। और इसकी स्पीड देखिए क्या है, 5.267 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, इसका क्या है, RP क्या है, 5.267 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, हमने देखा था कि जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में देखी जाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा है स्पीड। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट वी हैव बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। अभी तक हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, देन वी हैव सीन हिस्ट्री। ठीक है, कैसे इवोल्यूट हुआ, इवोल्यूशन देखा। उसके बाद हमने देखा कि जनरेशन्स कौन कौन सी हैं, डिफरेंट जनरेशन्स, डिफरेंट 5 जनरेशन्स हैं। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में देखा सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, और देखे सुपर कंप्यूटर्स जो इंडिया के हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बेसिक ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे और फिर देखेंगे डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा एंटर कर रहे हैं, और आउटपुट यूनिट से क्या ले रहे हैं, रिजल्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट है, देन आउटपुट यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होती है और प्राइमरी स्टोरेज होती है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है आपकी, जैसे रैम रोम ये सब क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है। और सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास आ जाता है जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, ये आपके पास स्टोरेज यूनिट में आ जाता है। देन हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ये फर्दर इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दो यूनिट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। तो जो भी एक्चुअल प्रोसेसिंग या एक्चुअल कैलकुलेशन होता है वो कहाँ होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पे होता है। ठीक है, जो भी एक्चुअल कैलकुलेशन, जो भी एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रही है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे डॉटेड अगर देख पा रहे हैं आप, डॉटेड क्या चीज़ डिफाइन करता है, इंडिकेट द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट देखिए सभी के साथ कनेक्टेड है, स्टोरेज यूनिट के साथ भी, इनपुट यूनिट के साथ भी, आउटपुट के साथ भी, और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के साथ भी। दैट मीन्स जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या कर रहा है, सभी डिवाइसेस को, सभी यूनिट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सभी को बता रहा है कि तुम्हें अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है। इससे भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसे भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इसे भी दे रहा है, और ALU को भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि घर में होता है कि एक बड़े होते हैं जो सबको क्या गाइड करने के लिए होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट है जो क्या कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है और सबको बता रहा है कि तुम्हें कब क्या करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहाँ पे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और CPU देखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CPU और मेमोरी आर्किटेक्चर किस तरह से है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा CPU और मेमोरी आर्किटेक्चर अपना कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे हम देख रहे हैं थोड़ा ब्रॉडली। तो देखिए ये तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जहाँ से हमारा क्या है, डेटा भेज भी रहे हैं और आउटपुट डिवाइसेस के लिए हम ले भी रहे हैं। अब देखिए यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास दो यूनिट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो देखिए इनके पास अपने अपने क्या होते हैं, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, अपने रजिस्टर्स होते हैं। लाइक कंट्रोल यूनिट के पास जनरल पर्पस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो कई बार MBR की डेफिनेशन फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो वो क्या होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी बफर रजिस्टर। MAR की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, IR की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, PC की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम कंट्रोल। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे डिकोडर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है ALU के पास, जनरल पर्पस रजिस्टर है, और इसी तरह से जनरल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ALU के पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि बताया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट और ALU के पास क्या क्या है, इस तरह से रजिस्टर्स हैं जो जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे ये CPU था, ये हमारा क्या है, कंप्लीट CPU है। अब यहाँ पे ये क्या है, मेमोरी है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, कैशे मेमोरी है, देन मेन मेमोरी, देन रोम प्रोम फ्लैश, इसी तरह से हमारे पास मेमोरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपकी मेमोरीज के साथ होता है। तो जब भी हम देखते हैं तो अगर कुछ भी डेटा चाहिए होता है, थोड़ा रजिस्टर्स में क्या होता है, बहुत थोड़ा डेटा स्टोर हो पाता है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चाहिए और इस तरह से डेटा है जो बिल्कुल ही CPU में है। ठीक है, रजिस्टर CPU में ही रिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी मेमोरी है जो CPU में ही रिसाइड करती है, ठीक है, तो वो कौन सी है, रजिस्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैशे। अगर हमें फास्ट चाहिए और डेटा थोड़ा सा है, ज़्यादा है, ठीक है, तो रजिस्टर्स में स्टोर करने की बजाय कहाँ हो जाता है, वो कैशे में आ जाता है। देन मेन मेमोरी आती है, देन रोम प्रोम एंड आपके पास फ्लैश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये मेमोरीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है इनपुट यूनिट। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और रीड करेगा इंस्ट्रक्शंस आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, अगर मुझे कुछ एंटर करना है, ये कंप्यूटर सिस्टम है और यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, तो ये मुझे कुछ भी एंटर करना है अगर कंप्यूटर में, तो मैं किसकी हेल्प से करूँगी, इनपुट यूनिट की हेल्प से करूँगी। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या करेगा, मुझसे डेटा लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा डेटा और इंस्ट्रक्शंस आउटसाइड वर्ल्ड से,
और उन्हें कन्वर्ट कर देता है वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में। ठीक है, मैं तो इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन अभी कंप्यूटर किस फॉर्म में समझेगा, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में समझेगा। ठीक है, तो इनपुट यूनिट मेरे से तो डेटा ले लेगा और उसे क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 की फॉर्म में, और कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन और डेटा को सप्लाई कर देगा कंप्यूटर सिस्टम को, ताकि वो आगे फर्दर जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो कर पाए। इसी तरह से आउटपुट यूनिट क्या करेगा, अब डेटा तो ले लिया इनपुट यूनिट ने, अब आउटपुट यूनिट क्या करता है, तो देखिए जो कंप्यूटर ने स्टोर कर दी, जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग के बाद कैलकुलेशंस के बाद डेटा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट की है, ठीक है, वो क्या करना है, अब उसने आउटसाइड वर्ल्ड को भी तो देनी है कंप्यूटर सिस्टम ने। ठीक है, तो यहाँ पे अब आउटपुट यूनिट का काम आता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है रिजल्ट्स को जो कंप्यूटर ने प्रोड्यूस की हैं, देन वो किस में है, वो कोडेड किस फॉर्म में है जो कंप्यूटर को समझ में आता है, लेकिन अब वो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है 0 1 की फॉर्म, ये हमें तो समझ में नहीं आती, तो इसलिए कंप्यूटर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा ये कोडेड रिजल्ट्स को किस में, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में, और फिर उसे जो कन्वर्टेड रिजल्ट्स हैं उसे किसे सप्लाई कर देगा, आउटसाइड वर्ल्ड को सप्लाई कर देगा। देन हमारे पास आता है स्टोरेज यूनिट। तो देखिए स्टोरेज यूनिट क्या करेगा, हमें भी कुछ भी काम करना है, रजिस्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हम भी रजिस्टर्स में लिखते हैं, बुक्स होती हैं हमारे पास, ब्रेन है कई बार हम स्टोर करने के लिए। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के पास भी क्या है, स्टोरेज यूनिट है, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि जो आगे प्रोसेसिंग करनी है वो करी जा सके। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, कई बार हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस करनी है, इन बिटवीन भी हम कुछ रिजल्ट स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो जाते हैं, पूरा कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आने से पहले जो इन बीच में रिजल्ट आए हुए हैं, ठीक है, वो भी हम स्टोर कराना चाहते हैं, तो वो स्टोर करते हैं हम स्टोरेज यूनिट में। एंड देन फाइनल रिजल्ट स्टोर करते हैं जब तक हम आउटपुट डिवाइस के थ्रू यूज़र को नहीं दे देते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, तो इसलिए स्टोरेज यूनिट यूज़ किया जाता है। तो देखिए 2 तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, 2 तरह की स्टोरेज रहती है, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है और कब कौन सी यूज़ होती है ये देखते हैं। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज कब यूज़ होती है, इट इज़ यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए जब भी हम कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन तो सब यूज़ करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन में जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप काम करें, लाइक आपने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, फेसबुक ओपन किया हुआ है, या मैसेज ओपन किया हुआ है, कुछ भी आपने ओपन किया हुआ है, तो वो क्या है, रनिंग प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, वो प्रोग्राम आपके मोबाइल फ़ोन में रन हो रहे हैं। तो जो भी उससे रिलेटेड डेटा होता है, जो भी उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं, उन्हें कौन होल्ड करता है, उन्हें होल्ड करता है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, उन्हें कौन होल्ड करता है, प्राइमरी स्टोरेज होल्ड करता है। तभी आज के टाइम में हम एक तक लिमिटेड नहीं रहते कि एक एप्लीकेशन हम ओपन करेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम ओपन कर लेते हैं, और इस वजह से जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं वो क्या होने लगते थे, हैंग होने लगते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या किया गया, रैम को क्या कर दिया गया, इंक्रीज़ कर दिया गया। तो अभी जो हम मोबाइल फ़ोन्स लेते हैं, पहले क्या होता था 1 GB रैम, 2 GB रैम, लेकिन अब अगर हम देखें तो इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे रैम। ठीक है, 32 GB रैम, 64 GB रैम। तो इस वजह से क्या किया जा रहा है, रैम को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या करते हैं, एक ही बार में ओपन कर लेते हैं। तो जितनी एप्लीकेशंस ओपन करेंगे उनका डेटा कहाँ चल जाता है, कहाँ पे कौन होल्ड करके रखता है, रैम होल्ड कर रहा है, प्राइमरी स्टोरेज होल्ड कर रही है। ठीक है, और प्राइमरी स्टोरेज में हमारे पास कौन सी आती है, रैम आती है एक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता रहता है, और रैम कम होगी तो आपका मोबाइल फ़ोन क्या होगा, हैंग होगा, या सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो भी आपका क्या होता है, हैंग हो जाता है। इसी वजह से आजकल क्या प्रेफर करते हैं कि जो रैम है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ठीक है, देन यूज टू होल्ड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो जो भी डेटा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स हैं, वो जो भी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग है जॉब्स की, जिनकी भी चल रही है प्रोसेसिंग, ये सब डेटा उनका स्टोर किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज फास्ट है, स्मॉल इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, कम मिलती है क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, एक्सपेंसिव होने की वजह से इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज जितना नहीं ले सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्टिल अभी भी क्या है, एक्सपेंसिव है। फास्ट है लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से इसकी कैपेसिटी क्या रहती है, कम ही मिल लेते हैं। ठीक है,
देन हम ये क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। तो वॉलेटाइल मीन्स लूजेस डेटा ऑन पावर डिसिपेशन। जैसे ही पावर ऑफ होती है, जैसे ही पावर ऑफ होती है तो जितनी भी ऑनगोइंग हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी यहाँ पे डेटा होता है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, लूज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमने मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस रनिंग में हैं और हमने स्विच ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया ना, पावर ऑफ कर दिया अगर, ठीक है, तो वहाँ पे अभी आपका क्या होगा, जो भी डेटा था, जो भी ऑनगोइंग एप्लीकेशंस थी, वो क्या हो जाती हैं, सारी बंद हो जाती हैं। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है और वो पावर ऑफ हो गया, चाहे तो पावर जाने की वजह से हुआ, चाहे आपने शट डाउन कर दिया बिना बंद किए एप्लीकेशंस, तो लेकिन आप दोबारा खोलेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन वापस से ओपन नहीं होती है, कभी भी ओपन नहीं होती है, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका जो रैम है वो क्या है, रैम को क्या बोला जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे अब प्राइमरी स्टोरेज में भी हमारे फर्दर क्या होती हैं, रैम एंड रोम, दो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो इसे रैम क्यों बोला जाता है, देखिए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑफन रेफर टू एज रैम। प्राइमरी स्टोरेज को हम जनरली क्या बोल देते हैं, रैम बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रैंडम एक्सेस कैपेबिलिटी, ठीक है। तो रैंडमली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को, ठीक है। रैंडम एक्सेस होता है और एक क्या होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली किसी भी डेटा को जाके एक्सेस कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में हमें जाना पड़ेगा। हम रैंडमली अगर 10th वाले को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट 10th वाले पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। रैंडमली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को। इस वजह से इस मेमोरी को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चिप्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं और इन्हें हम एनहांस भी कर लेते हैं, एडिशनल भी अपने मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड अगर आपने देखा हो तो उसमें हम ऐसा नहीं होता कि एक ही स्लॉट है रैम का, हम एडिशनल रैम जो है डाल सकते हैं, जितने भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। मदरबोर्ड पे 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं या 3 अवेलेबल हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं हम रैम। एडिशनल रैम जो हम लगाते हैं सॉकेट्स में उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, SIMM, दैट इज सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। इसी तरह से हमारे पास रोम होती है, ठीक है। जो हमने देखा जो मेमोरी है हमारी, दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। मेमोरी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फर्दर प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम, ठीक है। फर्दर जो प्राइमरी मेमोरी है वो डिवाइड है रैम एंड रोम में। तो देखिए मेमोरी हमने देखा क्या होता है, देन प्राइमरी मेमोरी देखा क्या होता है, आफ्टर दैट हमने देखा रैम क्या होता है। अब हमारी देखने की बारी है रोम को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रोम को कि रोम क्या होता है। तो देखिए रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप है, ठीक है। ये नॉन वॉलेटाइल है तो अगर पावर ऑफ होगी तो इसका डेटा नहीं जाएगा। देन डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे जो डेटा है वो उसे चेंज नहीं कर सकते हम, सिर्फ रीड और यूज़ करने के काम आता है, दे कैन नॉट बी चेंज्ड। और रोम्स को जर्नली कहाँ यूज़ किया जाता है, आर मेनली यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा विच डू नॉट चेंज एंड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जो डेटा चेंज नहीं होता है और जिसे हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो चेंज भी नहीं होता और फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, वो डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है रोम। जैसे कि सिस्टम बूट प्रोग्राम, ठीक है। तो जब बूटिंग क्या होता है, जब भी हम सिस्टम को ऑन करें, ठीक है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। तो देखिए सिस्टम बूट प्रोग्राम के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, रोम को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में आता है कि बूटिंग के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है। तो बूटिंग के लिए आपके सिस्टम बूट प्रोग्राम के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, रोम यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारी आती है सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज की लिमिटेशंस हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए हम किसे यूज़ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी क्या होती है, अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है, ठीक है। अनलिमिटेड बेसिकली बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनलिमिटेड है, लेकिन इस वजह से अनलिमिटेड बोल दिया जाता है क्योंकि कॉस्ट काफ़ी कम है, ठीक है। पर बिट अगर स्टोरेज की कॉस्ट देखी जाए तो वो बहुत कम पड़ती है। ऑपरेटिंग स्पीड इसकी स्लो है, अगर प्राइमरी स्टोरेज से कंपेयर करें तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो है। और इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो जो भी हमने लार्ज डेटा स्टोर करना है परमानेंट बेस पे, तो वो हम कहाँ करते हैं,
सेकेंडरी स्टोरेज में करते हैं, और इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इवैल्यूएट करना है, एक डिफरेंस देखना है, तो क्या रहता है, अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो हमारी डिज़ायर्ड क्या रहेगा, हमारे लिए डिज़ायर्ड क्या रहता है कि हम लार्ज स्टोरेज परचेज करें ताकि हम कुछ भी उसमें स्टोर कर पाएँ जो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्राइमरी स्टोरेज क्या देता है, स्मॉल स्टोरेज देता है, और सेकेंडरी स्टोरेज लार्ज स्टोरेज देता है। एक्सेस टाइम की अगर बात करें तो हम क्या डिज़ायर्ड रहता है हमारे लिए कि फास्ट एक्सेस टाइम हो, लेकिन प्राइमरी स्टोरेज हमें क्या दे रहा है, फास्ट, और सेकेंडरी स्टोरेज क्या देता है, स्लो एक्सेस टाइम रहता है इसका। कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज अगर हम देखते हैं तो लो कॉस्ट पर बिट हम डिज़ायर्ड रहेगा हमारे लिए, मतलब हम सोचेंगे कि लो कॉस्ट पड़े हमें, लेकिन क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज की हाई रहती है और सेकेंडरी स्टोरेज की क्या रहती है, लो रहती है। वॉलेटिलिटी की बात करें तो नॉन वॉलेटाइल हम सोचेंगे कि पावर ऑफ होने पे हमारा डेटा लॉस ना हो, तो लेकिन देखिए जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज है ये वॉलेटाइल है और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। एक्सेस की अगर बात करें तो हमें क्या चाहिए, रैंडम एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट हम उस पोजीशन पे पहुंचे, उस लोकेशन पे पहुंचे जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिस लोकेशन के डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज आपको किस तरह का एक्सेस देता है, रैंडम एक्सेस देता है, और सेकेंडरी स्टोरेज आपको किस तरह का एक्सेस देता है, स्यूडो रैंडम, और जिसे साथ में हम क्या देते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। तो सिक्वेंशियली हमें एक्सेस करना पड़ता है सेकेंडरी स्टोरेज में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, ब्रेन बोल देते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, जहाँ पे सारे मेजर कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस परफॉर्म किए जाते हैं। इट एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो ये बाकी के जो इतने भी यूनिट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के उन्हें भी कंट्रोल करता है। तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट क्या बन जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बन जाता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो क्या है, जहाँ पर एक्चुअल एग्जीक्यूशंस होती हैं, ठीक है, जहाँ एक्चुअल एग्जीक्यूशंस इंस्ट्रक्शंस की होती हैं, वो कौन सा यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशंस होती हैं, सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं इसके पास, और नेसेसरी सर्किटरी रहती है जिसके थ्रू ये जो भी काम होता है, इसकी जो भी फंक्शनिंग है वो करता है। देन हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम का, ये मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, बट ये क्या कर रहा है, मेन काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है सभी ऑपरेशंस को, सभी ऑपरेशंस को जो बाकी कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट सेलेक्ट्स एंड इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड कोऑर्डिनेट्स एग्जीक्यूशन। तो ये सेलेक्ट करता है और इंटरप्रेट करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को और कोऑर्डिनेट करता है एग्जीक्यूशन को। इसके पास भी कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और साथ के साथ डिकोडर होता है जिसके हेल्प से ये क्या करता है, सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वी हैव इनपुट डिवाइसेस। तो देखो हमारा ये इनपुट डिवाइसेस वाला जो टॉपिक होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से डिवाइसेस हैं, ठीक है। कई बार MICR OMR इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कई बार पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक या ट्रैक पैड इन सब से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस से 2 या 3 से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस जो नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। यहाँ इतनी प्रोबेबिलिटी रहती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से इन तरह के एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट डिवाइसेस देखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उन्हें भी ध्यान रखेंगे और कौन कौन से डिवाइस का क्या वर्किंग रहती है, किस पर्टिकुलर उसमें यूज़ होते हैं वो ये सब चीज़ें भी याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में, ठीक है, और 14 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 to 7 क्वेश्चंस हर यूनिट से बनते हैं, मतलब हर जो सब्जेक्ट है उससे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर 7 क्वेश्चन फंडामेंटल से आ जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से इनपुट डिवाइसेस से रहेंगे आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला इनपुट डिवाइस आता है कीबोर्ड। तो ये हमारा सबसे कॉमन डेटा एंट्री डिवाइस है, ठीक है। ये इतना भी पूछ लेते हैं, कई बार इतना इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कॉमन डेटा एंट्री डिवाइस है, ठीक है। तो डेटा एंट्री के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं।
इसे QWERTY भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, 2-3 चीज़ें मिक्स करके पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में आजकल, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारी 3 रोज हैं अल्फ़ाबेट्स के लिए, उसमें से जो टॉप रो है उसकी फर्स्ट जो 6 कीज़ हैं वो क्या है, QWERTY, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, QWERTY भी बोल देते हैं। ईजीएस्ट इनपुट डिवाइस है क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इसके लिए नॉलेज की या लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी यूज़ कर सकता है कीबोर्ड को। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट भी कीबोर्ड की क्या रहती है, कम रहती है। कीज़ जो होती हैं टिपिकली अगर हम देखें कीबोर्ड में कितने से कितने तक वैरी करती हैं, 84 कीज़ से लेकर 109 कीज़ तक, ठीक है। 84 कीज़ होती हैं किसी कीबोर्ड में, और किसी में कम ज़्यादा अगर करें भी तो भी उसका जो मैक्सिमम है वो 109 कीज़ होती हैं। तो देखिए ये वाली की कौन सी है, हमारी एस्केप की है। देन ये सारी हमारी F1 से लेकर F12 तक कौन सी कीज़ है, फंक्शन कीज़ हैं। देन ये हमारी कौन सी है की, बैकस्पेस की होती है, ये आपकी डिलीट की होती है। देन यहाँ पे आपके पास प्रिंट स्क्रीन की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है नम लॉक की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या, ये न्यूमेरिक कीपैड आ जाता है। ये कर्सर कीज़ हैं जहाँ से हम लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव कर पा रहे हैं। ये हमारी एंटर की है, और ये क्या है, स्पेस बार। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट की होती है, सबसे बड़ी की जो होती है वो कौन सी होती है, स्पेस बार होती है। ऑल्ट की है उसके बाद, देन शिफ्ट की आती है, कंट्रोल की है, कैप्स लॉक की है, एंड टैब की है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कीबोर्ड का। देन हमारे पास आते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड हैं। तो देखेंगे कौन कौन से पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले माउस, देन ट्रैक बॉल, आफ्टर दैट वी हैव जॉयस्टिक, देन वी हैव लाइट पेन, टच स्क्रीन एंड ट्रैक पैड, ठीक है। ये सब क्या हैं, आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, देन वी हैव लाइट पेन, टच स्क्रीन एंड ट्रैक पैड। ये सब की हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इस वजह से पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउस क्या है, एक स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप्ड हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, विद अ रबर बॉल एम्बेडेड एट इट्स लोअर साइड, ठीक है। जहाँ पे हमारे जो रबर बॉल है वो कहाँ एम्बेडेड होती है, लोअर साइड में, एंड बटन्स ऑन द टॉप, ठीक है। तो पहले कुछ साल पहले, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो ये रबर बॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये विजिबल होता था सीधा, ठीक है, क्योंकि पीछे जो रबर बॉल होती थी ना वो दिखती थी। अभी तो आजकल तो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें विजिबल नहीं है, ठीक है। ये नहीं हमें पता चलता रबर बॉल एंड ऑल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज द यूज़र रोल्स द माउस ऑन अ फ्लैट सर्फेस, तो जैसे ही हम फ्लैट सर्फेस पे क्या करेंगे, माउस को इस तरह से रोल कर रहे हैं, तो कर्सर जो है स्क्रीन पर वो भी क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। जिस तरह से हम माउस को मूव करेंगे उसी तरह से हमारा कर्सर क्या करेगा, मूव करेगा। देन हमारे पास आता है ट्रैक बॉल। ये अनदर पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस दैट रिजेंबल्स अ बॉल नेस्टेड इन अ स्क्वायर क्रैडल एंड सर्व्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ माउस। तो यहाँ ये हमारा होता है लैपटॉप्स में या नोटबुक्स में, ठीक है। यहाँ पे नोटबुक्स में या लैपटॉप्स में हमारे पास होता है, लाइक मैं अभी माउस मूव कर रही हूँ, ठीक है। लैपटॉप पे मैंने माउस भी किया हुआ है, और अभी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ट्रैक बॉल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लैपटॉप में जो हम कर पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, लैपटॉप में किसकी हेल्प से करते हैं, ट्रैक बॉल की हेल्प से करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है पॉइंटिंग डिवाइस इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉयस्टिक। तो देखिए जॉयस्टिक क्या है, एक ये जर्नली कहाँ पे यूज़ होता है, गेमिंग्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये डिवाइस है जो मूव करता है सभी डायरेक्शंस में और कंट्रोल करता है मूवमेंट कर्सर की, ठीक है। तो सभी डायरेक्शन में, लाइक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, जैसे गेम खेलने के लिए हमें मूव करना पड़ता है, तो उस तरह से हमारा ये जॉयस्टिक यूज़ होता है। जॉयस्टिक इज जनरली यूज टू कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द स्क्रीन कर्सर मूवमेंट रेदर देन इट्स एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए नहीं है, बेसिकली क्या होता है, हम इसे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हमारा जॉयस्टिक क्या है, हैंडल होता है, तो इसे अप एंड डाउन एंड राइट लेफ्ट करते हैं, ठीक है। तो रिमोट्स में इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक डिवाइस जॉयस्टिक। देन आपके पास आता है लाइट पेन। तो देखिए लाइट पेन हमारा एक और पॉइंटिंग डिवाइस है,
ठीक है, जो हमारा हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, ठीक है, हाथ में ही पकड़ के इसे यूज़ किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैं भी पेन यूज़ कर रही हूँ लाइक, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास भी क्या है, पेन है, तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रीन पे उसके थ्रू क्या कर पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ। ठीक है, या अगर मुझे पॉइंट आउट करना है यहाँ से, अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ या और कुछ भी ओपन करना चाहूँ, सो अकॉर्डिंगली मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अभी मैं पेन की हेल्प से शिफ्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं पेन की हेल्प से ही ये चीज़ कर पा रही हूँ अभी। ठीक है, मैं और कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, लाइक मैं पेन यूज़ कर रही हूँ एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेन भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये पेन क्या है, लाइट पेन है, जिसे हम माउस पेन भी बोल देते हैं। और इट इज़ पेन लाइक डिवाइस, ये पेन लाइक डिवाइस है विच इज़ कनेक्टेड टू द मशीन बाय अ केबल। ठीक है, केबल के थ्रू भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। एंड विद द मूवमेंट ऑफ लाइट पेन ओवर द स्क्रीन द लाइन्स एंड इमेजेस कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पे हम अगर मूव कर रहे हैं, मैं पेन को स्क्रीन के ऊपर मूव कर रही हूँ, देखो इसमें कोई इंक थोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर पा रही हूँ, इसके थ्रू लाइन्स ड्रॉ कर पा रही हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ लाइट पेन। नेक्स्ट वी हैव टच स्क्रीन। तो देखिए माई लैपटॉप इज टच स्क्रीन ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मैंने ये क्या किया, फिंगर से टैप किया। ठीक है, फिंगर से अगर मैं टैप करती हूँ तो देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ रही हैं और मैं फिंगर की हेल्प से अब कर रही हूँ। पहले मैं क्या कर रही थी, अगर प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड कर रही थी, मैं पहले पेन की हेल्प से कर रही थी, लेकिन अभी मैं टच स्क्रीन की हेल्प से कर रही हूँ। जैसे हम माउस उसमें मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लैपटॉप्स में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो टच स्क्रीन अगर है तो ये एक और क्या है, हमारे पास डिवाइस की तरह ही यूज़ हो रहा है, जिससे हम किसके लिए करें, पॉइंट करने के लिए। ठीक है ना, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही यूज़ हो रहा है, जहाँ पे हम क्या करें, अपनी फिंगर की हेल्प से क्या करें, मॉनिटर पे कहीं जहाँ पे भी टैप करें, अकॉर्डिंगली जो भी हम काम कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ एक्टिवेट करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ को क्लोज करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रैक पैड। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज टच पैड, इसे टच पैड भी कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस है दैट वर्क्स बाय सेंसिंग द मूवमेंट ऑफ फिंगर्स अलोंग अक्रॉस अ स्मॉल सेंसिटिव सर्फेस। ठीक है, तो इसके साथ हम अटैच कर लेते हैं कई बार टच ट्रैक पैड या टच पैड आजकल। ठीक है, अभी आजकल तो बहुत यूज़ होता है टीचिंग के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, तो अलग से एक डिवाइस आता है। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिंगर की हेल्प से या कुछ और करके क्या करते हैं, इसको क्या देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा कर्सर है या वो सब चीज़ें वो मूव करती हैं स्क्रीन पर भी। ठीक है, तो ये एक और होता है ट्रैक पैड, जिसे टच पैड भी कहा जाता है, जनरली लैपटॉप्स के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये सब क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये आपको लिस्ट याद रहनी चाहिए कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एंड ट्रैक बॉल। तो यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है, यूजीसी नेट में, HTET में, कई जगह ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, लाइट पेन, जॉयस्टिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपने याद रखने। बाकी आगे हम MCQs भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव स्पीच रिकग्निशन। तो देखिए जब भी हम बोल रहे हैं तब भी हम क्या दे रहे हैं, सिस्टम को क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीच रिकग्निशन के लिए भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। सो स्पीच रिकग्निशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टिव सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन की हेल्प से हम क्या करें, इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, सो इट इज़ द टेक्नोलॉजी बाय विच साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस स्पोकन बाय ह्यूमन आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स and these signals are transformed into computer generated text or commands. तो यहाँ पे जो भी हम बोलते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और उससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। So the computer based speech recognition systems can also be used to create text documents such as letters or emails, to browse the internet and to navigate among applications by voice commands. ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीच रिकग्निशन जो हमारे सिस्टम्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। So as compared to other input devices, the reliability of speech recognizer is less. तो देखिए अगर हम बाकी इनपुट डिवाइसेस से कंपेयर करें तो बाकी डिवाइसेस पे तो जो हम जैसा कह रहे हैं, कीबोर्ड पे हम जो टाइप करेंगे वो हमारे पास मिल जाएगा हमें मॉनिटर पर। ठीक है, वो हमारा सेव हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा जो रिलायबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है बिकॉज ऑफ नॉइस।
ठीक है। तो कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो वो सही से इंटरप्रेट नहीं होती हैं, और साथ ही साथ अनेबल है डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ठीक है, अगर हमने जैसे बोला सी, ठीक है, अगर हमने सी बोला तो वो हो सकता है ये वाला सी ले या ये वाला सी ले। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इस वजह से जो स्पीच रिकॉग्नाइजर्स होते हैं वो उतना रिलायबल नहीं है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, जो हमारे होमोफोन्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं, और साथ के साथ जब नॉइस होता है आसपास एनवायरनमेंट में तो वहाँ पे भी सही से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं वर्ड्स को। देन वी हैव डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, इमेजेस स्टोर करा पा रहे हैं डिजिटली रेदर देन रिकॉर्डिंग देम ऑन अ फिल्म। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, जो डिजिटली इमेजेस हैं वो स्टोर करा पा रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। So once picture has been taken, it can be transferred to a computer system and then manipulated with an image editing software and printed. तो जैसे ही कोई भी पिक्चर ली जाती है, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हम उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल, ठीक है, और प्रिंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो ऑल डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स इमेजेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, that is the image is represented in computers language, the language of bits and bytes। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारा क्या होगी, रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और क्योंकि सिस्टम में तो सारी जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 की ही है, तो रिप्रेजेंट उसी फॉर्म में हो जाती है कंप्यूटर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो डिजिटल कैमरा हैज़ अ सीरीज ऑफ लेंसेज होते हैं लाइक कन्वेंशनल कैमरा that focuses onto a semiconductor device that records light electronically. A computer then breaks this electronic information down into digital data। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका डिजिटल कैमरा से रिलेटेड हो गया। देन हमारे पास आता है वेब कैम। तो देखिए वेब कैम भी क्या है, एक पोर्टेबल वीडियो कैमरा है विच कैप्चर्स लाइव वीडियो और इमेजेस दैट मे बी व्यूड इन रियल टाइम ओवर द नेटवर्क और द इंटरनेट। ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या कहीं पे भी सेमिनार्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ किया जाता है, वेब कैमराज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ताकि क्योंकि अभी ऑनलाइन पिछले 2 ईयर्स से तो सब चीज़ें ऑनलाइन मोड में चल रही थी। ठीक है, तो इनबिल्ट अगर कैमरा नहीं है लैपटॉप्स में या डेस्कटॉप्स में तो क्या कर लिया जाता है, तो फिर वेब कैमरा यूज़ कर लेते हैं और उसकी हेल्प से लाइव जो भी हम दिखा पाते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो और इमेजेस क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं एंड शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी इंटरनेट पे। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल डिजिटल कैमरा दैट इज़ ईदर इनबिल्ट इन योर कैमरा, इनबिल्ट इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, और कैन बी कनेक्टेड यूजिंग USB पोर्ट। ठीक है, तो टॉप ऑफ द मॉनिटर या लैपटॉप, PC मॉनिटर या लैपटॉप पे इसे प्लेस किया जाता है जनरली to capture images of the user while he or she is working on the computer। So web cameras जो हैं वो हमारे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, स्ट्रीमिंग एंड स्नैपशॉट। ठीक है, वेब कैमराज चीप होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और इजी टू यूज़ एंड इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल हैं बिकॉज ऑफ देयर लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है इसलिए अफोर्डेबल हैं। ड्रॉबैक क्या रहती है, दे प्रोड्यूस ओनली रियल टाइम इमेजेस एंड कैनॉट बी यूज्ड अनलेस अटैच्ड विद द PC। तो ये सिर्फ रियल टाइम इमेजेस ही लेते हैं, तो अगर हम अटैच नहीं करते हैं तो इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव स्कैनर्स। तो देखिए स्कैनर्स भी अलग से मेंशन्ड है सिलेबस में, तो अच्छे से समझेंगे स्कैनर्स क्या होती हैं और कौन कौन सी तरह के होते हैं। तो देखिए स्कैनर्स को हम ऑप्टिकल स्कैनर भी बोलते हैं, और ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। कई बार तो यही कन्फ्यूजन होती है कईयों को कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्या करें, कन्वर्ट करें, कोई भी पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, अगर हार्ड कॉपी में है तो उससे तो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करें। ठीक है, प्रिंटर में हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, सॉफ्ट से हार्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्कैनर्स में हम क्या करते हैं, हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारे पास प्रिंट आउट या प्रिंटेड फॉर्म में होता है वो हार्ड कॉपी होती है, और सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो हमारे सिस्टम में कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी पिक्चर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक मार्कशीट है या कोई और डॉक्यूमेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्कैन करके सिस्टम में भेज रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स में भेज रहे हैं। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स a document into electronic format that can be stored on the disk।
ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और डिस्क में स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए 2 तरह का होता है स्कैनर्स, हैंडहेल्ड डिवाइस, हैंडहेल्ड स्कैनर एंड फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, 2 तरह के होते हैं स्कैनर्स, हैंडहेल्ड एंड फ्लैट बेड। और स्कैनर्स हम मोबाइल्स में भी, अभी तो आजकल मोबाइल के थ्रू भी स्कैन कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, और उसमें अलग से एप्लीकेशंस भी आती हैं, लाइक एक एप्लीकेशन है एडोबी स्कैन। ठीक है, एडोबी स्कैन है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, पेज की फॉर्म में, पेज जितनी विंडो लेके वो स्कैन कर देता है। ठीक है, और उसे हम आगे फर्दर इमेज की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो देखिए हैंडहेल्ड स्कैनर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, इसमें क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। ठीक है, विच आर प्लेस्ड ओवर द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन। तो उसे कहाँ प्लेस किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट पे प्लेस किया जाता है जिसे हम स्कैन करना चाहते हैं, और फिर स्कैनिंग होती है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो हैंडहेल्ड स्कैनर का होता है वो स्लो होता है। ठीक है, और ये टॉप से बॉटम ही स्कैन करेगा, टॉप से शुरू करेगा स्कैन करना और बॉटम की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ये इसका जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट बेड स्कैनर्स। ठीक है, तो ये अब इसकी लाइट ऑन रहती है जितना टाइम ये स्कैन करता है। ठीक है, तो इसको हाथ में पकड़ के हम क्या करें, इस तरह से स्कैन करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लैट बेड स्कैनर्स। तो देखिए ये एक फोटो कॉपियर मशीन की तरह ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को रखेंगे, पिक्चर को रखेंगे, जो भी हम स्कैन करना चाहते हैं। ठीक है, और इसे हम फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, जो इसका लिड है इसको बंद कर देंगे एंड देन ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, और फिर हमारे सिस्टम में क्या होता है, स्टोर हो जाता है एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो स्कैनर है ये ब्लैक एंड वाइट भी स्कैन करते हैं और साथ में कलर्ड जो भी इमेजेस होंगी उन्हें भी स्कैन करेंगे। ठीक है, दोनों को स्कैन कर लेते हैं, और ये थोड़ा लार्ज होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू हैंडहेल्ड स्कैनर्स, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें हैंडहेल्ड स्कैनर से, और कंपैरेटिवली फास्ट होता है हैंडहेल्ड स्कैनर से। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज OCR। ठीक है, OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए जब भी हम स्कैनर की हेल्प से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बिटमैप इमेज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। अब अगर उस स्कैन डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट है और आप एडिट करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, OCR सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस हेल्प सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स बिटमैप इमेज को क्या करेगा, बिटमैप इमेज जो भी होगी टेक्स्ट की उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, स्काई कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो कंप्यूटर उसे इंटरप्रेट करेगा एज लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इमेज की फॉर्म में ना होकर, अभी कोई भी है तो इमेज की फॉर्म में ना होकर वो क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जो भी इमेज की फॉर्म में है ये, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आ गया। देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में ये विजिबल है, तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस अब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल कैश रजिस्टर, टेप रीडर्स, पेज स्कैनर्स, तो ये सब क्या करेंगे, अभी आपका स्कैन करेंगे। पेज स्कैनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेज को स्कैन करते हैं और इस फॉर्म में आपके पास आ जाता है मशीन में। ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका रहता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, अगर आप कुछ टेक्स्ट जो भी स्कैन कर रहे हैं बिटमैप इमेज में है वो ऑलरेडी, ठीक है, और उसको अब आप क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं किसी तरह, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन चाहिए, ताकि आपका टेक्स्ट फॉर्म में आ जाए और कुछ एडिट आप कर पाए। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है, OMR। ठीक है, तो OMR का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, या अगर आपके पास रिकॉग्निशन नहीं है तो डिवाइस का नाम क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो जो भी दोनों में से ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रेस्पॉन्सेज। तो जैसे जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो हम लोग इस तरह से क्या लगाते हैं, सर्कल लगाते हैं। ठीक है, मार्क करते हैं क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स, तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो डिवाइस है जो ये काम करता है उसका नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, और इन्हें रिकॉग्नाइज करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इंटेंडेड मार्क रेस्पॉन्सेज। ठीक है, तो जो भी हमारे मार्क्ड रेस्पॉन्सेज होते हैं उन्हें डिटेक्ट करना, उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और इन मार्क्स को
रीड करने का, ठीक है, काम कौन करता है? स्पेशल डिवाइसेस करते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर. So in order to be detected by the optical OMR reader, a mark has to be positioned correctly on the paper and should be significantly darker than the surrounding paper. ठीक है, तो यही बोला जाता है जब भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि उसे सही से आपने डार्क करना है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से छोड़ दिया या थोड़ा सा इस तरह से कर दिया. उसे सही से बोला जाता है कि आपको सही से उसे डार्कर कर देना उस एरिया को, ठीक है. और जब भी उसे रीड करते हैं, जब भी रिकॉग्नाइज करना होता है, तो पेपर को भी सही ढंग से रखा जाता है ताकि जो जितने करेक्ट है उसे रीड किया जा सके. The OMR technology enables a high speed reading of the large quantities of data and transferring this data to computer without using a keyboard. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है बहुत फास्ट रहता है ये प्रोसेस, ठीक है. स्पीड इसकी अच्छी है और लार्ज क्वांटिटी में जो डेटा है वो एकदम ही क्या होता है? ट्रांसफ़र हो जाता है पर शीट, ठीक है. तो ये यूज़ करने से अभी रिजल्ट्स वगैरह और सब चीज़ें भी क्या हैं, जब ये चीज़ें चलती हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा फास्ट हो गए हैं जब से, ठीक है. उससे पहले बहुत स्लो रहता था ये सब प्रोसेस. चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? MICR, ठीक है. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? MICR. ये आपने याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है. क्या है फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. तो देखिए, जब हमारे पास जब हमारे पास चेक्स होते हैं, ठीक है, चेक्स में जो हम नंबर रीड करना होता है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं MICR, ठीक है. अगर हमने नंबर्स जो यहाँ पे प्लॉटेड हैं इन्हें फेच करना है तो हम यूज़ करते हैं MICR. सो टू रिकॉग्नाइज द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स, अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज़ यूज्ड, ठीक है. तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स हैं, इन्हें अगर हमने रीड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? MICR यूज़ करते हैं. सो इट रीड्स द कैरेक्टर बाय एग्जामिनिंग देयर शेप्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है. तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे क्या होते हैं? जो कैरेक्टर्स हैं वो प्लॉटेड होते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं MICR के थ्रू और वो इंफॉर्मेशन देन पास कर दी जाती है कंप्यूटर सिस्टम को. इफ़ अ डॉक्यूमेंट हैज़ बीन फोर्ज्ड, say a counterfeit check produced under using a color photocopying machine, the magnetic ink line will either not respond to magnetic fields or will produce an incorrect code, ठीक है. तो अगर यही इसी तरह से अगर क्या होता है? चेक अगर प्रोड्यूस वैसे कलर्ड फोटोकॉपी कर ली जाती है, ठीक है, कलर्ड फोटोकॉपी कर ली जाएगी, तो अगर चेक कोई सबमिट करता है बैंक में, ठीक है, तो ये जो कोड है, ठीक है, ये जो भी हमारा कोड है यहाँ पे, इसे या तो जो भी मैग्नेटिक इंक में है कैरेक्टर्स, या तो इसे रीड ही नहीं करेगी मशीन, ठीक है. MICR मशीन जो फोटोकॉपियर होगा, मतलब डुप्लीकेट चेक अगर कोई होगा, ठीक है, या तो उसे रीड ही नहीं करेगा या फिर इनकरेक्ट कोड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो यहाँ ये हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करे इस तरह से, ठीक है. तो ये हमारा रहता है MICR, दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. आफ्टर दैट वी हैव बार कोड रीडर, ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या आता है? बार कोड रीडर आता है. तो देखिए, बार कोड क्या है? एक मशीन रीडेबल कोड है, ठीक है. ये अगर है तो ये क्या है? एक मशीन रीडेबल कोड है, ये बार कोड है, ठीक है. जो किस पैटर्न में होता है? पैटर्न ऑफ पैरेलल वर्टिकल लाइंस, ठीक है. पैरेलल वर्टिकल लाइंस है, अलग अलग विड्थ की हैं, ठीक है. विड्थ देखिए यहाँ पे वेरी करी है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, ठीक है. तो ये एक बार कोड है जो मशीन क्या कर सकती है? रीड कर सकती है. और जिन मशीन्स की हेल्प से हम इन्हें रीड करें उन्हें क्या बोलते हैं? बार कोड रीडर बोलते हैं. सो दिस कोड इज सेंस्ड, ठीक है. ये कोड क्या किया जाता है? सेंस किया जाता है इस बार कोड रीडर की हेल्प से, एंड रीड बाय अ बार कोड रीडर यूजिंग रिफ्लेक्टिव लाइट, ठीक है. तो ये कोड सेंस किया जाता है और रीड किया जाता है बार कोड रीडर की हेल्प से यूजिंग रिफ्लेक्टिव लाइट, ठीक है. तो ये रिफ्लेक्टिव लाइट की हेल्प से क्या होता है? रीड किया जाता है. देन द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन बार कोड रीडर इज देन फेड इनटू द कंप्यूटर. तो ये इंफॉर्मेशन वापस से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती है? कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, विच रिकग्नाइजेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थिकनेस एंड स्पेसिंग ऑफ बार्स. तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है. आउटलेट्स पे ज़्यादातर आजकल प्रोडक्ट्स पे यही होता है, बार कोड होता है, ठीक है. उसी की हेल्प से प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ चली जाती है? सिस्टम में चली जाती है. लाइब्रेरीज़ में बहुत जगह यूज़ होता है, बुक्स के ऊपर यही चीज़ लगी हुई होती है और स्कैन करते हैं एंड द इंफॉर्मेशन क्या है जो भी उस बुक से रिलेटेड होती है कहाँ पहुँच जाती है? सिस्टम में पहुँच जाती है. सो बार कोड रीडर्स आर ईदर हैंड हेल्ड और फिक्स्ड माउंट, ठीक है. तो देखिए, हैंड हेल्ड भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं, दोनों तरह से ही बार कोड रीडर्स आते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास.
होप यू लाइक द सेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो अभी हमने देखा बेसिक चीज़ें देखी थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड, देन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन था हमारा, उसके बाद हमने देखे इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस और उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग.